डार्क सीक्रेट्स में आज हम बात करेंगे सिमरन सूद की, एक ऐसी मॉडल कम एक्ट्रेस जिसकी ज़िंदगी के बारे में आप जितना जानोगे इस वीडियो के माध्यम से आपको एक क्राइम थ्रिलर की तरह ये नज़र आएगा। पैशन है, फैशन है, ग्लैमर है, चकाचौंध है, इश्क है और बहुत सारा खून है। लग्जरी लाइफस्टाइल की शौकीन ये लड़की किस तरीके से अमीरजादों को अपना शिकार बनाती थी, ये उसकी कहानी है। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाके बड़े बड़े लोगों के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा के किस तरीके से अपने कॉन्टैक्ट्स बनाती थी, ये कहानी उसकी है। इंटरनेट पे मौजूद नील नितिन मुकेश, के मेनन और बड़े बड़े रियल एस्टेट जायंट्स के साथ जो इनकी फ़ोटोज़ जो अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, ये कहानी उसकी है। और ये कहानी है उस लड़की की जिसने नो वन किल्ड जेसिका और रब ने बना दी जोड़ी में काम करने वाले एक्टर अनुज कुमार टिक्कू के पिता की हत्या भी की है। ये इकलौता मामला नहीं है। फिल्म प्रोड्यूसर करण कक्कड़ और एयर इंडिया के इंजीनियर अनूप दास, इन दोनों के कत्ल के आरोप भी इनके ऊपर हैं। कई हत्याकांड में शामिल रहने वाली सिमरन सूद के इस सारे घटनाक्रम का खुलासा एक संयोग से हुआ जब एक व्यक्ति ने एक बूढ़े इंसान का कत्ल होते हुए देखा पार्किंग लॉट से। और इस वीडियो में मैं आपको इस लड़की की उस पूरी दास्तां के बारे में बताने वाला हूँ और मैं बात करने वाला हूँ वंस अगेन बॉलीवुड के बारे में और किस तरीके से इस चकाचौंध ने आपकी सोसाइटी को इतना गिरा दिया है कि वो पैसा पाने के लिए, फेम पाने के लिए या ज़िंदगी में लग्जरी लाइफस्टाइल जीने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये सिमरन सूद किस तरीके से एक मॉडल से एक हत्यारन बनी। इस कहानी को मैं शुरू करूँ उसके पहले आपको कुछ किरदारों के नाम जानना बहुत ज़रूरी है। सिमरन सूद, विजय पलांडे, करण कक्कड़, अनुज कुमार टिक्कू और अरुण कुमार टिक्कू, ये वो किरदार हैं जो कत्ल में शामिल थे और ये वो कुछ किरदार हैं जिनके कत्ल हुए, जिनके नाम आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आपको, जैसे कि मैंने कहा, सिमरन सूद की क्राइम थ्रिलर वाली कहानी को समझना है सही तरीके से। सिमरन सूद का असली नाम सीमा सुरेंद्र नाथ दोसांझ था, जिसे ग्लैमर वर्ल्ड में हीरोइन बनना था। अपनी जब ये इच्छा उसने अपने परिवार को जताई तो उसके परिवार ने इससे साफ इनकार कर दिया, ये कहकर कि अच्छे घर की लड़कियां इस इंडस्ट्री में नहीं जाती हैं। बॉलीवुड में लड़कियां जो जाती है वो चाह के या ना चाह के भी एक ऐसे दलदल में फंस जाती है जहां से बाहर निकल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और शारीरिक शोषण के साथ साथ मानसिक शोषण भी उनको झेलना पड़ता है। But then again, what a male fucking patriarchal thinking by the parents कि अपनी बच्ची को बचाने के लिए वो ग्लैमर इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे थे और उसको वहाँ नहीं जाने दे रहे थे। तो लड़की क्या करती है? लड़की अपने घर को छोड़ती है और मुंबई की तरफ प्रस्थान करती है अपनी किस्मत को आजमाने के लिए और वो पाने के लिए जिसके बगैर, जैसे कि मैंने कहा, वो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह सकती थी। आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है 7 अप्रैल 2012 को जो एक किस्सा हुआ जहाँ पे ओशीवाड़ा की एक 25 फ्लोर की बिल्डिंग के अंदर एक हरकत होते हुए देखी गई। एक इंसान पार्किंग लॉट से गुजर रहा था, बिल्डिंग से बाहर निकल रहा था। अचानक से उसकी नज़र बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की के ऊपर जाती है जहाँ पे उसे कुछ हलचल होती हुई नज़र दिखाई देती है। अचानक से खिड़की का पर्दा टूटता है और उसको एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं जिनके साथ ऐसा लग रहा था कि मारपीट करी जा रही है। वो इंसान जल्दी से जाता है और इस बारे में गार्ड्स को बताता है। उस बिल्डिंग में रहने वाले कुछ लोग इस इंसान के साथ और गार्ड्स के साथ उस फ्लैट पे पहुँचते हैं और नॉक करते हैं। 2 युवक दरवाज़ा खोलते हैं और उनसे जब ये पूछा जाता है कि क्या अंदर सब कुछ ठीक है, हमें ऐसा दिखाई दिया, प्रतीत हुआ कि अंदर कोई झगड़ा चल रहा था किसी बुजुर्ग के साथ, तो उन दोनों लड़कों ने उससे मना कर दिया, ये कहकर कि आपको गलतफहमी हुई है, यहाँ पे कोई भी बुजुर्ग इंसान मौजूद नहीं है। बट इंटरेस्टिंगली उनके पाँव पे खून के निशान थे, जिसको देख के बिल्डिंग वाले ये तो समझ गए थे कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है, पर वो भयभीत थे कि क्या उनको खुद एक्शन लेना चाहिए या फिर उनको मदद बुलानी चाहिए। Eventually they decide कि पुलिस इज़ द बेटर ऑप्शन। तो जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है वो उस दरवाजे को बाहर से लॉक करते हैं और पुलिस को इत्तला करते हैं। कुछ देर में पुलिस आती है और दरवाजे को खोल के अंदर घुसती है, लेकिन तब तक वो जो लड़के थे, सरप्राइजिंगली, इवन दो द गार्ड्स न्यू के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, नज़र नहीं रखी गई थी, बालकनी से कूद के वो बिल्डिंग से भाग चुके थे। पुलिस अंदर जाती है, बाथरूम के अंदर उनको एक लाश मिलती है जिसका नाम होता है अरुण टिक्कू। उनकी लाश का जब मुआयना किया गया तो ये पाया गया कि उनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। उनके जिस्म के ऊपर 3 चाकू के निशान भी थे। पुलिस का सबसे पहला शक जाता है अनुज टिक्कू के ऊपर, जो कि इनके पुत्र थे, लेकिन जांच पड़ताल में अनुज ने सिमरन सूद का जिक्र किया और वहां से सारी की सारी कहानी चेंज होनी शुरू होती है। अनुज ने पुलिस को यह बताया कि 2012 में सिमरन सूद ने विजय पलांडे से उनकी दोस्ती कराई थी।
दोनों ने उनसे ये कहा था कि उन्हें मुंबई में रहने का ठिकाना चाहिए, तो अनुज ने उनको अपना ओशीवारा फ्लैट रहने के लिए दे दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सिमरन और विजय पलांडे ने उस फ्लैट के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने वहाँ पे एक जर्मन महिला को ठहराया, उसके बाद 2 और दोस्त धनंजय सिंह और मनोज गजकोवा वो वहाँ पे रहने लगे। इस फ्लैट से एक अच्छा खासा किराया जो है अरुण टिक्कू, जो कि अनुज टिक्कू के पिता थे, उनके पास आ सकता था। पर इस फ्लैट के ऊपर फिलहाल एक फ्री में रहने वाली महिला अपने दोस्तों को और एक जर्मन महिला को लेकर साथ में रह रही थी। जैसे कि मैंने बताया, फ्लैट से किराया आ सकता था और अरुण टिक्कू को इससे आपत्ति थी। उन्होंने फ्लैट खाली करवाने की बात करी, लेकिन विजय पलांडे ने फ्लैट को खाली करने से मना कर दिया। अरुण टिक्कू को गुस्सा आता है और वो दिल्ली से मुंबई जाते हैं फ्लैट को खाली करवाने के लिए, और उसके बाद ही उनकी हत्या इस फ्लैट में कर दी गई थी। अनुज के बयान के बाद मुंबई पुलिस ने विजय पलांडे और उनके 2 साथियों को अरेस्ट किया। एक वाले जुर्म में विजय पलांडे ने यह बताया कि 7 अप्रैल की रात को अरुण जब अपने फ्लैट को खाली करवाने के लिए आए थे, उसके बाद उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। प्लान इनिशियली अनुज को मारने का था और उसके लिए उन्होंने एक सुसाइड नोट भी तैयार कर रखा था कि अनुज अगर फ्लैट को खाली करवाने के लिए आएंगे तो हम उसका कत्ल करेंगे और सुसाइड नोट के माध्यम से उस हत्या को एज आत्महत्या घोषित करवा देंगे। पर चूंकि अरुण टिक्कू वहां पे पहले पहुंच गए, इसकी वजह से उनको अपना सारा का सारा प्लान चेंज करना पड़ा और उनकी हत्या करनी पड़ी। ये कहानी है 7 अप्रैल की, पर 5 तारीख को भी एक किस्सा हुआ था जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये कहानी है करण कक्कड़ की, जो कि लापता हो गए थे। परिवार ने उनकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2012 में उन्होंने अपने भाई हनीश को कॉल करके ये बताया था कि वो एक बड़ी मूवी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद उनसे ना उनके भाई संपर्क कर पाए ना उसका परिवार। पुलिस को इन मामलों में कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही थी और उनको शक हो रहा था कि क्या ये दोनों कनेक्टेड हो सकते हैं। विजय पलांडे से पूछताछ और करी जाती है और विजय पलांडे पुलिस को ये बताता है कि जिस करण कक्कड़ को वो ढूंढ रहे हैं वो उनको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो उसकी भी हत्या कर चुके थे। लोगों को अपने हुस्न का और अपने बदन का शिकार बनाने में माहिर हो चुकी सिमरन सूद करण कक्कड़ को काफ़ी दिनों से अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। पेज 3 पार्टीज में उनसे नज़दीकियां बढ़ाने के बाद उन्होंने उनको एक झांसा दिया, ये कहकर कि एक बहुत बड़ी फिल्म में वो इनको इन्वॉल्व कर सकती है एज ए प्रोड्यूसर। करण कक्कड़ को यह आइडिया अच्छा लगा। 7 तारीख को करण कक्कड़ को सिमरन एक फ्लैट में बुलाती है। वहाँ पे उनको बंदी बनाया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनके क्रेडिट कार्ड से लाखों की शॉपिंग करी जाती है और उसके बाद उनका भी कत्ल कर दिया जाता है। हत्या गला काट कर की गई थी, पर निर्ममता वो नहीं है। जब टॉर्चर किया जा रहा था तो विजय पलांडे और सिमरन सूद ने करण कक्कड़ को ऑप्शन दिया कि क्या दर्द से छुटकारा पाने के लिए आप नींद की गोली खाना पसंद करेंगे। करण कक्कड़ ने 4 नींद की गोलियां खाई, पर उसके बाद भी उन्हें नींद नहीं आई। उसके बाद उन्हें 10 गोलियां और खिलाई गई। 14 नींद की गोलियां खाने के बाद जब करण कक्कड़ बेहोश हुए तो उसके बाद गला रेत कर उनकी हत्या कर दी गई। लाश को बाथरूम के अंदर रखा गया और तब तक रखा गया जब तक सारा का सारा खून बहकर बाथरूम के नाले में विसर्जित ना हो गया हो। उसके बाद लाश के टुकड़े टुकड़े करे जाते हैं और कुंबरली घाट में उनकी लाश को, टुकड़ों को बेसिकली फेंक दिया जाता है। अब जानने वाली बात यह है कि आखिर सिमरन की मुलाकात विजय पलांडे से कैसे हुई थी, क्योंकि विजय पलांडे जो अपने आप को बहुत बड़ा रईस बताता था, वो उतना बड़ा रईस एक्चुअली में था नहीं। उसको लेकिन ये पता था कि सिमरन को महंगी चीज़ों का शौक है, लग्जरी लाइफस्टाइल में रहने का उसको एक लत है उसकी। तो उन्होंने सिमरन को अपने साथ काम करने पे लगा दिया। काम क्या था? अपने जिस्म का इस्तेमाल करके बड़े लोगों को फांसना और उनसे पैसा हथियाना। 1997 में विजय पलांडे से मिलने के बाद सिमरन की ज़िंदगी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो उसके बाद यूएस भी जाती है और प्लास्टिक सर्जरीज करवाती है अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, जिस तरीके से बॉलीवुड के कई बड़े बड़े स्टार करते हैं, इंक्लूडिंग योर फेवरेट आउटसाइडर दीज डेज राजकुमार राव। दोनों के टारगेट अमीरजादे हुआ करते थे और अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और अपने शौकों को पूरा करने के लिए ये इन अमीरजादों को पटाते थे, उनको फंसाते थे और फिर उनके पैसे से अय्याशी किया करते थे। हाउ सिंपल, कितना सिंपल प्लान है। पर हर कहानी के अंदर एक गैप, एक मिस्टेक जरूर होती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1997 में विजय पलांडे कोई रईस नहीं था, बल्कि एक रेस्टोरेंट के अंदर वेटर का काम किया करता था। लेकिन वो काम सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट्स को जानने का, उनके साथ दोस्ती बनाने के लिए किया गया था। वहीं पे उनकी मुलाकात एयर इंडिया के एक इंजीनियर अनूप के साथ होती है। चूंकि अनूप वहाँ पे रेगुलरली आया जाया करते थे, उसकी वजह से उनमें और विजय पलांडे के अंदर दोस्ती हो जाती है। विजय पलांडे सिमरन सूद को अनूप से मिलवाता है अपनी बहन बताकर।
सिमरन सूद का अनूप के घर पे आना जाना शुरू होता है, जिसकी वजह से उसके परिवार के साथ भी उसका मेलजोल बढ़ जाता है और एक ट्रस्ट फैक्टर जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है। एक दिन सिमरन ने अनूप को कहा कि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो अनूप ने जुहू में अपना एक फ्लैट उनको रहने के लिए दे दिया। इस फ्लैट में सिमरन और विजय पलांडे काफी महीने तक रहे, पर अब वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। 26 जनवरी 1998 को विजय पलांडे और सिमरन सूद महाबलेश्वरम लेके जाते हैं अनूप को एक बिजनेस मीटिंग का झांसा देकर। अनूप को कुछ नहीं पता था कि वहाँ पे क्या होने वाला है। वहाँ जाने के बाद अनूप का अपने परिवार से संपर्क टूट जाता है और कोई भी उनसे बात नहीं कर पाता है। चिंतित होकर अरुण के पिता स्वराज रंजन जो है वो विजय को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। तो वो उनको यही बता रहा था कि वो काम में बिजी है, मेरे साथ ही है, पर काम में देरी होने की वजह से वो वापस नहीं लौट पा रहे हैं। 7 दिन बाद विजय पलांडे स्वराज रंजन को फ़ोन करता है ये कहकर कि अगर आप अपने बेटे से मिलना चाहते हैं तो महाबलेश्वरम आ जाइए। चूँकि परिवार से मेलजोल इतना बढ़ चुका था सिमरन सूद और विजय पलांडे का कि उनको कोई शक नहीं होता है। स्वराज रंजन महाबलेश्वरम जाते हैं अपने बेटे से मिलने के लिए, पर वो भी वापस नहीं आ पाते क्योंकि उनका भी कत्ल कर दिया जाता है। जांच में ये पता चलता है कि विजय पलांडे और सिमरन सूद जुहू का वो फ्लैट हथियाना चाहते थे, जो कि स्वराज रंजन को थोड़ा शक हो जाता है वहां पहुंचने के बाद। उन्होंने स्वराज रंजन से पहले अपने अकाउंट में 7 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। अनूप की मृत्यु हो चुकी थी, उसका मर्डर किया जा चुका था, लेकिन 7 लाख ट्रांसफ़र करवाने के बाद जब उनको ये रियलाइज़ होता है कि फ़्लैट तो अपने नाम पे नहीं करवा पा रहे हैं और अब स्वराज रंजन अगर वापस गए तो वो पुलिस में जाके कंप्लेन करके इनको पकड़वा सकते हैं, उन्होंने उनका भी कत्ल कर दिया। आश्चर्यजनक बात हमारे जुडिशियल सिस्टम की ये है कि 1998 में विजय पलांडे के ऊपर दोहरे हत्याकांड का आरोप लगता है, केस दर्ज होता है, लेकिन सिमरन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने का केस लगता है। विजय पलांडे जेल में होता है, लेकिन सिमरन आराम से बेल लेकर बाहर घूम रही थी, उसी तरीके से जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में बहुत गहरे तरीके से इन्वॉल्व होने के बाद रिया चक्रवर्ती इस समय बाहर घूम रही है। हमारा जुडिशियल सिस्टम कितना ज्यादा नपुंसक है उसका सबूत आपको इस चीज से मिल जाता है कि विजय पलांडे 2002 के अंदर पैरोल लेकर बाहर आता है। दोहरे हत्याकांड का आरोपी जेल के अंदर पैरोल लेकर बाहर आता है, नकली दस्तावेज बनाता है और बैंकॉक भाग जाता है। बैंकॉक पहुंचने के बाद वहां से वो दुबई जाता है और प्लास्टिक सर्जरी करवा के अपने हुलिये को काफी हद तक बदल लेता है। कितनी विचित्र बात है कि और लोग कितने नीच हो सकते हैं कि ये लड़की जो कि अपने जिस्म का इस्तेमाल करके अमीरजादों को अपना शिकार बना रही थी, मर्डर में सम्मिलित होने के बावजूद भी जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गैर कानूनी तरीके से प्रॉपर्टीज पे कब्जा करने का केस चल रहा था, वो एक फिल्म अनोखा अनुभव में सामने आती है, जहाँ पे रज़ाक खान, मोहन जोशी और दिव्या द्विवेदी के साथ लीड रोल में इनको काम मिलता है। सिमरन खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर मग्न थी, पर 2006 में उनकी ज़िंदगी के अंदर फिर से एक भूचाल आता है जब विजय पलांडे प्लास्टिक सर्जरी से कुछ हद तक अपनी शक्ल बदलने के बाद वापस आता है और सिमरन के साथ फिर से काम करना शुरू करता है। और ये जो मर्डर्स जो मैंने आपको बताए हैं ये उसके बाद ही करे जाते हैं। और 2012 के बाद से विजय पलांडे, उनके साथी और सिमरन सूद जेल में है। वो महिला जो अपने जिस्म का फ़ायदा उठाकर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती थी, वो इस समय भारत की जेल में, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू डू नॉट नो द फैक्ट्स, उस जेल के अंदर चाहे महिला हो या पुरुष, रेप एंड सेक्सुअल असॉल्ट्स एंड सेक्सुअल फेवर्स बहुत कॉमन चीज़ है। पुलिस कर्मियों के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा, जेल में दूसरे कैदियों के द्वारा, लड़के के लड़के के साथ, लड़की के लड़के के साथ और लड़कों का लड़की के साथ अलग अलग तरीके से शारीरिक संबंध बनते हैं, चाहे मर्जी से या बिना मर्जी से। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फिर से याद दिलवाना चाहता हूँ कि कुछ गलत नहीं है अगर आपका बच्चा फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है, लेकिन अगर आपका बच्चा अपने जिस्म को बेचने के लिए तैयार है और उनके साथ उसके बाद अगर कुछ गलत होता है, अगर लग्जरी पाने के शौक में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग ना आपको उनके साथ सिंपैथी होनी चाहिए ना समाज को। कच्चा बादाम करके रशिया में एक मैनेजर के साथ सो के साउथ दिल्ली में 4 करोड़ का घर लेने के बाद भी अगर किसी का परिवार ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करता है और खुश होता है कि हमारी बेटी बहुत बड़ी फिल्म स्टार या बहुत बड़ी एक्ट्रेस या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गई है, तो गलती उस बच्चे की नहीं है, गलती आपकी है। और उसके बाद चाहे वो बच्ची या वो बच्चा हत्यारा बने या फिर उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, उस पर रोने वाला आपको ज़िंदगी में कोई भी नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरा ये प्रयास विफल हो,
हो सकता है पैसे की चकाचौंध में हम इतने ज़्यादा घृणित हो गए हों कि हमें इन सब चीज़ों से, एथिक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट हियर वी आर स्टिल ट्राइंग। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही संदेश देना चाहता था कि पैसे के अलावा भी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, और जिस्म को बेचना तो जीबी रोड की महिलाएं भी करती हैं, पर उनको वो इज्जत क्यों नहीं मिलती जो इन जैसी लड़कियों को मिलती है, चाहे वो अंजलि अरोड़ा हो या सिमरन सूद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट का, आपके विचारों का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। आज समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।